हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। आज का पार्ट बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है क्योंकि फाइनली अब जा कर के हमारे वांगशन आज के एपिसोड में पूरे तरीके से साथ हो जाएंगे। विंग पूरी तरीके से वांगजी को एक्सेप्ट कर लेगा पूरा विश्वास के साथ में। तो चलिए आज के इस सफ़र को, इस कहानी के रोमांचक मोड़ को की शुरुआत करते हैं। पहला सीन देखते हैं हम विंग का। विंग जॉब अपने ऑफिस के अंदर है। उसे काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है वांगजी के साथ रहते हुए, क्योंकि वांगजी विंग को लेकर अपने घर आ चुका है और वहाँ पर सारी फैमिली विंग का बहुत ख्याल रखती है। विंग ने कई बार अपने मॉम एंड डैड से मिलने की और उनसे बात करने की कोशिश की, पर वो लोग नाराज़ हो गए हैं विंग के इस डिसीजन से। लेकिन ये जानकर कि विंग एक खुशखबरी लाने वाला है, वो लोग भी मान गए और वो उनके साथ रहने लगा है। कभी उसका मन करता है तो वो अपने इन लॉज के पास जा करके वांगजी की ढेर सारी शिकायतों का पिटारा खोल देता है, तो वो भी अपने मॉम के पास जा करके अपने दिल का सारा बोझ हल्का कर लिया करता है। और कभी जब मन करता है तो अपने दोस्तों के साथ बैठ करके बहुत सारी बुराइयां करता है वांगजी की। और उसके दोस्त हमेशा की तरह विंग का ही साथ देते हैं, चाहे किसी की बुराई भी क्यों ना करनी हो, वो लोग बिल्कुल खड़े रहते हैं विंग के पास में कि चलो आज बुराई करते हैं वांगजी की, चलो चलो उसको अलग अलग नामों से बुलाते हैं, उसको सर से पैर तक बुरा बुरा भला भला कहते हैं। पर इन द एंड विंग ही होता है जो सबको बोलता है, देखो यार वो मेरा अल्फ़ा है तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, पर तुम लोग ऐसा मत कहो। कब विंग का ये सफ़र कि वांगजी उसका ब्रदर इन लॉ है, उसे दूर रहना चाहिए अपने ब्रदर इन लॉ से, और आज वांगजी उसका अल्फ़ा है और वो ही है जो सिर्फ वांगजी की बुराई कर सकता है। वही है जो वांगजी को ताने मार सकता है, उसे गंदा बोल सकता है। कोई और नहीं रखता है इतना हक उसके ऊपर। यहाँ तक का सफ़र विंग ने तय कर लिया है। आज विंग अपने ऑफिस में बैठकर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहा है, जिस पे उसने अपना और वांगजी का एक फ़ोटो लगाया है। जो फ़ोटो बहुत ही सुंदर है। लास्ट डे ही वो लोग अपनी एक ट्रिप से घूम कर बाहर वापस आए हैं, जहाँ पर वांगजी अपने बिजनेस ट्रिप के लिए गया था, वो भी चाइना से बाहर इंडिया। वहाँ पर वो विंग को भी लेकर गया था। विंग वहाँ बहुत घूमता है, बहुत मस्ती करता है, बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करता है। उन लोगों ने वहाँ आगरा का ताजमहल भी देखा, गेट ऑफ इंडिया भी देखा है, लाल किला भी देखा और बहुत सारी चीज़ें थी। वो लोग इंडिया और इंडो चाइना की जो बॉर्डर है वहाँ के आसपास भी घूमे थे। ईस्ट इंडिया में भी जाकर उन्होंने बहुत कुछ देखा। ईस्ट इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनमें उसे बहुत मज़ा आया, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को हिंदी नहीं आती थी, जो कि नेटिव लैंग्वेज है इंडिया की, वो नहीं आती थी, बल्कि वो लोग इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से समझते थे। तो इसलिए विंग को वहाँ मज़ा आया। और वहाँ की जो बेसिक से कस्टम्स हैं, उन कस्टम्स को देख करके विंग को और भी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ के लोग अपने कस्टम्स को, अपने रिचुअल्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। वहाँ विंग के सामने एक अल्फ़ा भी आया था, जिसने विंग के सामने प्रपोजल रखा था और वांगजी ने उसे घूर कर देखा था। और ऐसा करने पर वो अल्फ़ा वहाँ से टस से मस नहीं हुआ था, बल्कि वो वहीं डट कर खड़ा रहा था। विंग को ये देखकर इतनी हंसी आई थी कि वो बता नहीं सकता, क्योंकि वांगजी जल भुन करके राख हुए जा रहा था और वो अल्फ़ा विंग से बहुत ही पोलाइट वे में बातें कर रहा था। नहीं, वो अल्फ़ा विंग से फ्लर्ट नहीं कर रहा था, बल्कि बस उसे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था, बहुत ही अच्छे मैनर्स में। इसलिए वांगजी चाह कर भी अपना गुस्सा नहीं दिखा पा रहा था। एक तो वो दूसरी कंट्री में है और वहाँ के किसी व्यक्ति को इस तरीके से पीट देना, वो भी इसलिए क्योंकि वो अल्फ़ा उसकी वाइफ से बड़ी अच्छे तरीके से बात कर रहा है, रिस्पेक्टफुल मैनर में बात कर रहा है। वांगजी ऐसा नहीं कर पाया। अभी विंग ने वही पिक्चर देख रहा था, क्योंकि उस समय जब अल्फ़ा विंग से बात कर रहा था तब उसकी बहन ने, उस अल्फ़ा की बहन ने वांगजी का एक फ़ोटो क्लिक करके विंग को दिया था। विंग उसी फ़ोटो को अपनी स्क्रीन पर लगा के हुए है और उसे देख रहा है, जहाँ पर वांगजी जल भुन करके राख हुए जा रहा है और विंग उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा है। ये बहुत सुंदर एक दृश्य है विंग के लिए, जिसने एक तस्वीर में कई सारी यादें बसा के रखी हैं, सहेज कर रखी हैं, बटोर कर रखी हैं, जो विंग जब भी इसे देखेगा तुरंत उसके दिमाग में आ जाएंगी। विंग जो चुपचाप बस उसे देख रहा था, लेकिन क्या करें, बेचारा विंग काम कमा रहा है, उसके ऊपर पूरी कंपनी का बोझ जो है। विंग के पास काफ़ी सारी फाइल्स का ढेर है। विंग एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, मैं जब भी छुट्टी लेता हूँ, छुट्टियों के बाद मुझे ये काम का अंबार लगा मिलता है। मुझे लंबी छुट्टी चाहिए। पर विंग, ये तो कंपनी तेरी है, हैंडल भी तुझे ही करना पड़ेगा। चल तो हो जा शुरू।
विंग सबसे पहले ही फाइल उठाता है, वो फाइल जो उसके बिजनेस पार्टनर के साथ उसकी थी, जिसमें एक कंपनी के साथ उसने इन्वेस्टमेंट की थी और उसमें वो 50% का शेयर होल्डर था। उससे रिगार्डिंग कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो उसके पास आए थे इशू करवाने के लिए, ताकि विंग भी उन पर साइन कर दे। विंग किसी कंपनी में ज़्यादा पैर नहीं रखता है, किसी में जाता नहीं है, तो उसके लिए जो फाइल्स होती हैं या फिर मीटिंग्स होती हैं अधिकतर वो उसके साथ उसकी कंपनी में ही की जाती हैं, लेकिन कभी कभी विंग को भी जाना पड़ता है। विंग वो फाइल पढ़ते हुए बस गुम हो गया था वहाँ पे, या कहो उसे इतनी बुरी तरीके से नींद आ गई थी कि वहीं पर सर रख के उसी चेयर पर वो सो चुका था। अब हम विंग के ऑफिस के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमारा प्यारा सिंचैन और सॉन्गलन दोनों लड़ रहे हैं। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ एकदम अलग हो गए हैं आज, क्योंकि सॉन्गलन बोल रहा है तुम यहाँ शोर मत मचाओ, मैंने देखा विंग सो रहा है, उसे डिस्टर्ब मत करो। सिंचैन कहता है पर यह काम बहुत ज़रूरी है, और जितना मैंने यहाँ कर सीखा है विंग अपने काम से कभी मुँह नहीं मोड़ता है, अगर मैंने उसे नहीं बताया तो वो गुस्सा करेगा। सॉन्गलन कहता है और तुम अगर उसे बताने के लिए गए तो मैं तुम पर गुस्सा करूँगा। तुम्हें विंग की हालत पता नहीं है क्या? सिंचैन कहता है पता है, पर काम भी तो ज़रूरी है। काम ज़रूरी है पर पहले उसकी हालत ज़रूरी है। वैसे भी ये फाइल मुझे दे दो, मैं उसकी डेस्क पर रख दूँगा, वो बाद में देख लेगा। नहीं सॉन्गलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है और मुझे अब भी जाके बात करनी है। सॉन्गलन जो भड़क गया था इतनी बुरी तरीके से कि वो सीधे सिंचैन को धक्का मार देता है। ऐसा नहीं था कि मतलब वो सच में मारना चाहता हो सिंचैन को, ऐसा नहीं था, बस उसे गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने अपना आपा खो करके सिंचैन को धक्का दे दिया। वो धक्का इतनी बुरी तरीके से लगता है कि सिंचैन सीधे पीछे की तरफ जाता है और उसका सर एक डेस्क से टकरा जाता है, जहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। सॉन्गलन तुरंत उसके पास आता है, बोलता है आई एम सॉरी, मैंने गलती से कर दिया, मुझे देखना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी। सिंचैन सॉन्गलन को हल्का सा पुश करते हुए बोलता है कोई बात नहीं, मैं भूल गया था कि मैं यहाँ का एक एम्प्लॉय हूँ, आई एम सॉरी बॉस, आई एम सॉरी सर। सॉन्गलन को बुरा लगा, उसने कहा क्या बकवास किए जा रहे हो, अभी तुम्हें फर्स्ट एड की ज़रूरत है, मेरे साथ चलो ना, तो कितना खून बह रहा है। सिंचैन सॉन्गलन से दूर होता है, उसे हर्ट हुआ है, वो इतने आसानी से सॉन्गलन को माफ़ नहीं कर सकता। अभी उनका रिश्ता उतना मजबूत नहीं है और ना ही इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो धुंधली हैं, अनकही हैं, अनजानी हैं, और इस नाजुक रिश्ते पर अगर इतने बड़े बड़े बोझ के पत्थर सॉन्गलन डालता रहेगा या फिर सिंचैन इस रिश्ते की डोर को खींचता रहेगा तो ये टूट सकती है। उन दोनों को ये चीज़ नहीं पता भी कैसे होगी, क्योंकि दोनों को यही नहीं पता है कि उनके बीच में भी कुछ पनप रहा है। सॉन्गलन जो दुखी वहीं खड़ा रहता है और सिंचैन वहाँ से निकल गया था। सॉन्गलन के पास में कोई आया और उसने सॉन्गलन के कंधे पर हाथ रखा। सॉन्गलन तुरंत पीछे मुड़ता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ शुयांग खड़ा था। शुयांग कहता है तुम्हारे बॉस से मिलने आया हो। कहाँ है वो? सॉन्गलन कहता है अभी मैंने उसे मारा है, तुम्हें भी मारूंगा मैं, उसके पास मत जाना, वो सो रहा है। शुयांग कहता है क्या? ओ शिट। तुरंत सॉन्गलन बोलता है क्या शिट? तुमने क्या किया है उसके साथ? शुयांग कहता है लगता नहीं अब तुम्हारा बॉस सो पाएगा, क्योंकि उसकी कैबिन में वांगजी जा चुका है। शुयांग की बात पर सॉन्गलन कहता है वो नहीं जगाएगा विंग को, मुझे पता है। अरे तुम्हें तो सब कुछ पता रहने लगे आजकल, वांगजी को तुम इतने अच्छे तरीके से जानने लगे हो। सॉन्गलन तुरंत बोलता है मैं वांगजी को नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ कि वो विंग से प्यार करता है, और जो भी विंग से प्यार करता है वो उसे कभी हर्ट करने की कभी कोशिश नहीं करेगा, बल्कि उसका साथ देगा। इसलिए मुझे यकीन है वो विंग को नहीं जगाएगा। सॉन्गलन बहुत ही कॉन्फिडेंट था अपने शब्दों के साथ ही, लेकिन तुरंत उसका ये चेहरा पे ये जो कॉन्फिडेंट था ना, हवाई में उड़ गया था, क्योंकि अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आती है हाउ द हेल इज दिस, तुम यहाँ आए कैसे? तुमसे किसने कहा था यहाँ आने के लिए? मेरी इतनी मीठी नींद डिस्टर्ब कर दी तुमने, नॉन वांगजी के बच्चे। वांगजी अपने आप को बचाते हुए इधर उधर भाग रहा था, क्योंकि कैबिन में जितने सारी फाइल्स पड़ी थी विंग ने उठा के वांगजी के ऊपर दे मारना चालू कर दिया था, पर वो इस बात का ध्यान रख रहा था ताकि कोई इंपॉर्टेंट फाइल वो वांगजी के ऊपर न दे मारते। वहाँ पर रखा हुआ था एक काउच पर रखे होते पिलो को उठाता है, वांगजी के ऊपर बरसाना चालू कर देता है, हाथ में पकड़ करके उसे मारने लगता है। वांगजी कहता है अरे मेरी बात तो सुनो विंग, मैं वो नहीं करना चाहता था विंग। पर विंग नहीं, वो नहीं मानता, वो तो पीट रहा था वांगजी को। वांगजी को लगता है पता नहीं ये विंग अपने हाथ में कोई डंडा लेकर पैदा हुआ था शायद, ताकि हमेशा उसे हेट करता ही रहता है। दूसरी तरफ शुयांग और सॉन्गलन दोनों भाग करके अंदर आते हैं।
शुयांग तो देखकर हंस रहा था और सोंगलन अपने सर पे हाथ दे मारा था कि वो क्या करे, ये तो गड़बड़ हो गई है। सोंगलन जो जाता है विंग को रोकने के लिए, कहता है विंग 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 बात तो सुनो। विंग विंग कहता है ओ तुम कैसे मैनेजर हो मेरे, कैसे कैसे असिस्टेंट हो, ये अंदर कैसे आया, इसको तुमने रोका नहीं, तुम पक्का उस सिंचन के साथ घूम रहे होगे। कहाँ है वो सिंचन, उसे बुलाओ, मैं उसे भी बताता हूँ। तुम लोग किसी काम के नहीं हो, निकल जाओ मेरी कंपनी से, बाहर निकल जाओ, किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे। अच्छी खासी मेरी नींद थी, मैं रात भर तो सोया नहीं, तुमने मुझे रात भर सोने नहीं दिया, अपने साथ बैठा के रखा, बातें कर रहे थे और मेरे साथ वो अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे थे, बोल रहे थे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, कल सुबह सो लेना। सुबह उठा तब भी तुम्हारे मन नहीं भरा, तुम फिर मेरे साथ में वो सब करने लगे, और अभी मैं ऑफिस आया हूँ तो फिर तुम यहाँ आकर के तुम्हारा चेहरा कभी तो मुझे इससे फुर्सत मिले देखने से, हमेशा मैं इसे क्यों देखता रहूँ। वांग जी कहता है विंग बात वो नहीं है, एक्चुअली मैटर थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, इसलिए मैं खुद से, तुम क्यों आए, तुम अपने इस चमचे को भेज देते, ये आ जाता मेरे पास, मुझे बता देता, सोंगलन को बता के चला जाता, इसका तो ये ब्रदर है ना, इसे बता देता, ये मुझे बता देता, हमें पता चल जाता, कहीं ना कहीं से तो मुझे खबर मिल ही जाती, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी, तुम यहाँ क्यों आए हो, निकल जाओ मेरी कंपनी से। अगर तुम यहाँ और कुछ देर खड़े रहे तो मैं सच कह रहा हूँ लालवाग जी, वो कंप्यूटर स्क्रीन देख रहे हो, उठा करके तुम्हारे सर पर दे मारूंगा और कांच के टुकड़े तुम्हारे दिमाग के अंदर भस जाएंगे और तुम सब कुछ भूल जाओगे और तुम मुझे भी भूल जाओगे और यहाँ से दफा दफा हो जाओगे। अगर तुम फिर भी नहीं माने ना, तो तुम्हें उठा करके इस खिड़की से बाहर फेंक दूंगा, तुम नीचे गिर जाओगे और फिर तुम किसी कार से टकरा जाओगे और तुम्हारी पूरी आदत फिर उड़ जाएगी और तुम मुझे बिल्कुल नहीं पहचानोगे। वांग जी कहता है विंग तुम हर बात में मेरी याददाश्त क्यों जमाना चाहते हो, क्या तुम्हें मेरा वो लानवांग जी वाला रूप इतना पसंद आ रहा है कि तुम उसे फिर से देखना चाहते हो। विंग कहता है फिर मुंह खोला और कुछ बकवास बोला, मैं तुम्हें छोड़ूं करी, लानवांग जी के बच्चे, वो तो तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर तेरी तो मैं तुझे बताता हूँ। विंग फिर एक बार वांग जी के पीछे भागने लगा था और वांग जी इधर उधर भाग रहा था, वो अपने इस खतरनाक वाईफाई से बहुत डर रहा है, ये प्रेगनेंसी वांग जी के लिए टफ होती जा रही है, हैंडल करना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ शुयांग तो बस मज़े लेकर के हंस रहा था कि चलो वांग जी को सवा शेर मिल ही गया, अच्छी बात है ना। और सोंगलन जो कि बस करने के लिए बोले जा रहा था, पर विंग मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार विंग जो थक करके बैठ जाता है, बोलता है इधर आओ, इधर आओ, यहाँ अगर नहीं आए ना लानवांग जी तो देखना तुम आज रूम में नहीं घुस पाओगे, मैं तुम्हें बाहर सोफे पर सुलाऊंगा। वांग जी धीरे धीरे विंग के पास आता है, लेकिन फिर भी 2 कदम के डिस्टेंस मेंटेन करता है सिक्योरिटी के लिए, ताकि वो सेफ रहे। विंग कहता है यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। वांग जी हल्का सा देखता है सोंगलन की तरफ कि यार मेरी मदद कर दो, पर सोंगलन तो अपना मुंह मोड़ लेता है, वो क्यों वांग जी की हेल्प करे। विंग तो वांग जी की तरफ घूर घूर के देख रहा था, वांग जी थोड़ा सा सहम जाता है कि अब पता नहीं इसके दिमाग में क्या खुराफाती पक रही होगी। वांग जी जाकर विंग के पास बैठता है, विंग उसके सर पे हल्का सा मारते हुए बोलता है क्या बोला मैंने, हाँ मेरी कंपनी में नहीं आना। फिर एक और बार मारता है, बोलता है क्या बोला मैंने, मेरी कंपनी में नहीं आना। फिर एक और बार लगा के देता है। वांग जी कहता है विंग मुझे लग रहा है इसी तो दे रहा हूँ, अगर लगती नहीं तुम्हें तो मैं क्यों तुम्हें मारता। तुम्हें यहाँ ये दिख रहा है ना, ये बड़ा सा डिब्बा है ना, इसमें कुछ अक्ल भर लो। वांग जी के फोरहेड पर विंग अपनी फिंगर्स इतनी बुरी तरह से पिंच करते हुए बोल रहा था कि वांग जी को लग रहा था कि उसका सर फट जाएगा। इतना ही काफ़ी नहीं था जब वांग जी के सर को विंग ने अपने हाथ से पकड़ा और उसे गोल गोल घुमाते हुए बोल रहा था अगली बार मुझे उठाने की हिम्मत मत करना, समझ आया वांग जी। मैं समझ गया, दर्द हो रहा है विंग दर्द हो रहा है। विंग कहता है आइंदा से ऐसी हरकत मत करना, वरना तुम्हें इतनी बुरी तरह सजा दूंगा मैं। पढ़ाया लालवांग जी का जगह का। विंग क्या है, मेरा बच्चा तो तुम्हारे अंदर है। ऐसा बोलकर वांग जी फिर एक बार पीछे हटता है और अपनी बत्ती से दिखाने लगता है विंग, जो उसे एंग्री बनी की तरह देखे जा रहा था। वांग जी कहता है एंग्री बनी, सो क्यूट। अगर विंग तुम अपना ये गुस्से वाला चेहरा मुझे यूं ही दिखाते रहे तो आई स्वेयर मैं ये भी नहीं देखूंगा कि यहाँ पर तुम्हारा और मेरा दोस्त है, मैं तुम्हें अभी कभी किस कर लूँगा। विंग अपना मुंह में फेरते हुए बोलता है तुम बहुत गंदे हो, बहुत बुरे हो। तुम तो गुस्सा करते हुए बहुत सुंदर लगते हो विंग। विंग का गुस्सा अचानक से कहीं हवा में फुर हो गया था। विंग जो अपनी हंसी को रोकते हुए बोलता है अब तुम ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते, मैं ऐसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आई स्वेयर मैंने तुमसे शादी ना भी की होती ना
तब भी मैं तुम्हारे प्यार में बार बार लगातार न जाने कितनी बार इस चेहरे को देख कर गिर जाता। फिर वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, तो तुम मेरे चेहरे से प्यार करते हो, मुझसे नहीं? नहीं, नहीं करते। मेरा मतलब हाँ, तुम मेरे चेहरे से प्यार करते हो, मुझसे नहीं। वांग जी विंग के पास आते हुए बोलता है, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन विंग का रोना चालू हो गया था। विंग कहता है, मैं समझ गया, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तुम्हें मेरे चेहरे से प्यार है। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरे फेस पे झुर्रियाँ आ जाएंगी, मेरे दांत टूट जाएंगे, आंखों से कुछ दिखाई नहीं देगा, कानों से कुछ सुनाई नहीं देगा, स्मेल किसी की आएगी नहीं, मुझे कुछ समझ आएगा नहीं, तब तुम मुझे छोड़ के भाग जाओगे ना। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बस अपने सर पे मार लेता है कि यार ये क्या हो रहा है, कब कौन सी बात वांग जी की विंग कहाँ ले जाएगा। वांग जी को आजकल पता ही नहीं चलता है। वो कहता है 1 और विंग समझता है 100। कसम से ये बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन है जिससे बाहर निकलना वांग जी के लिए बहुत टफ हो रहा है, लेकिन वो इस टाइम को एंजॉय भी करता है क्योंकि ये वो समय है जब विंग अपनी टेंट्रम्स थ्रो करता है और वांग जी को अच्छा लगता है। जब विंग अपनी प्रेगनेंसी में नहीं था तब वांग जी के ऊपर वो अपने टेंट्रम्स थ्रो नहीं करता था, डिमांड नहीं करता था, उससे लड़ता झगड़ता या मारता पीटता नहीं था, तो वांग जी को अच्छा लगता था। लेकिन ये वाला विंग उससे ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद है। वांग जी कहता है, रोना बंद करो, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं, तुम्हारा वही मतलब था, तुम्हें मेरे चेहरे से प्यार है, मुझसे नहीं ना। इसलिए तुम हमेशा मुझसे साथ में वो सब करने की कोशिश करते हो, इसलिए तुमने हमारी एक्टिविटी को एवरीडे मीन्स एवरीडे नाम रखा है। मैं समझ गया। बेचारा सॉन्गलैन वहाँ खड़ा हुआ था, वो ये सब नहीं सुनना चाहता। सॉन्गलैन कहता है, विंग मैं जा रहा हूँ। नहीं, तुम क्यों जा रहे हो? जाएगा तो ये मेरे चेहरे से प्यार है। सॉन्ग तूने सुना ना, तू बता, तुझे मेरे चेहरे से प्यार है? सॉन्गलैन कहता है, नहीं विंग, मुझे तुमसे प्यार है। विंग कहता है, तुझे भी मेरे चेहरे से प्यार नहीं है? मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता? मैं सुंदर नहीं हूँ? वांग जी मुझे छोड़ के चला जाएगा? मैं सुंदर नहीं लगता ना? सॉन्गलैन कहता है, नहीं विंग, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? तू सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो बताओ, तुझे मेरे चेहरे से प्यार है या मुझसे? सॉन्गलैन आपको जवाब देने लायक ही नहीं बचा है। अगर वो वांग जी की तरह कहे कि हाँ विंग का चेहरा सुंदर है, तो विंग कहेगा कि उसे विंग से प्यार नहीं, उसके चेहरे से प्यार है। और अगर सॉन्गलैन कहता है कि उसे चेहरे से नहीं विंग से प्यार है, तो विंग कहेगा कि वो सुंदर नहीं है। क्या करे वो? अब तो भाई ये एक तरीके से दुधारी तलवार की तरह है, यहाँ से पकड़ो तो भी धार, वहाँ से पकड़ो तो भी धार, दोनों तरफ से चोट तो सॉन्गलैन को लगनी है। शू यांग जो वहाँ खड़ा हुआ था वो दुबक के भागने की फिराक में था। सीधे सीधे वो जा रहा था दरवाजे की तरफ, गेट से बाहर जाने ही वाला था, उससे पहले विंग की नज़र उस पर पड़ जाती है और उसके सर पर भी एक बड़ा सा बम फूट जाता है। विंग कहता है, शू यांग तुम बताओ, तुम तो हमेशा मुझसे कहते हो ना मैं क्यूट हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं स्वीट हूँ, बताओ मैं सुंदर हूँ कि नहीं? शू यांग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी की घूरती हुई आंखों में था कि अगर विंग एक और बार रोया ना, वो भी शू यांग की वजह से, तो वांग जी शू यांग को नहीं छोड़ेगा। शू यांग गल्प करता है, बोलता है, नहीं, तुम दिल से बहुत सुंदर हो, चेहरे से बहुत सुंदर हो, तुम हर जगह से बहुत खूबसूरत हो, तुम वहाँ से भी खूबसूरत हो जहाँ मैंने कभी नहीं देखा। विंग कहता है, मतलब तुमने कहाँ नहीं देखा? मेरा मतलब दिल, तुम्हारा दिल नहीं देखा ना मैंने, वो भी बहुत खूबसूरत है। तुम्हारा चेहरा तो और क्या बात करता हूँ विंग, इतना खूबसूरत है ना, जैसे कि इससे शहद टपक रहा हो, इतना खूबसूरत है कि हर कोई तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाए। और मैं तो इतना हूँ कि अभी भी तुम ऐसे छोड़ो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तुम्हारे बच्चे को भी अपना लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। विंग कहता है, देखा लंजा, इसको बोलते हैं प्यार, ये सच में मुझसे प्यार करता है। और सॉन्ग तू भी नहीं करता। चलो तुम्हारे साथ चलता हूँ मैं। विंग खड़ा होकर जाने लगा था। वांग जी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। पहले उसे गुस्सा इसलिए आता ताकि शू यांग की वजह से विंग रोए नहीं, और अब तो उसे डबल गुस्सा आ रहा है। शू यांग की वजह से वांग जी से दूर हो रहा है विंग। तो वांग जी शू यांग को घूर कर देखता है। शू यांग बोलता है, विंग वो मैं मुझे अभी काम है थोड़ा सा, तुम रहो ही, मैं आता हूँ। ऐसा कहकर वो भाग जाता है। और सिर्फ शू यांग नहीं था जो वहाँ से भागा था, इस बार तो सॉन्गलैन भी डर कर भाग गया था कि क्या पता विंग को कौन सी बात कब बुरी लग जाए। वहाँ पर बचा था तो बस वांग जी विंग को देखता है, बोलता है, बाबे
तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया? विंग अपने आंसू पोंछकर बोलता है, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं मैम, मैं जब रो रहा था? वांग जी कहता है, विंग, दो चीज़ें होती हैं। एक, अगर कोई दुखी है तो हम उसे कंफर्ट कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई दुखी होने का नाटक कर रहा है तो हम कितनी कोशिश क्यों ना करें, उसे कंफर्ट कभी नहीं मिलेगा जब तक कि उसका मकसद सफल ना हो जाए, है ना? विंग घूर कर वांग जी को देखता है, बोलता है, तुम मेरे हाथ से फिर से पिटना चाहते हो? मैं पीटूँ तुम्हें? नहीं 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 नहीं, मैं पिटना नहीं चाहता, पर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझता हूँ। ये सब क्या था मुझे बताओगे? विंग कहता है, कुछ नहीं, सॉन्गलाइन अभी बाहर लड़ रहा था मेरी वजह से। मैंने सोचा उसको झटका दे दूँ। वैसे भी तुम्हारा दोस्त कितना डरपोक है। डर के भाग गया। वांग जी कहता है, तुम्हारे जैसे नौटंकी को सिर्फ मैं ही झेल सकता हूँ विंग, मेरे अलावा कोई और नहीं झेल सकता। विंग वांग जी के पास आकर उसके गले में अपने दोनों हाथों को डालता है। वांग जी भी अपने हाथों को विंग के वेस्ट के अराउंड रैप करता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। विंग को उठाकर वहीं पास ही में रखी हुई विंग के टेबल पर बिठा देता है, जहाँ पे जो फाइल रखी थी उन्हें तो वांग जी ने नीचे गिरा दिया था। विंग की तरफ देखते हुए वांग जी कहता है, है ना? विंग कहता है, सही तो तुम कह रहे हो, मैं बहुत नौटंकी हूँ ना? वांग जी कहता है, नौटंकी तो तुम हो, और मुझे ये नौटंकी बहुत पसंद है। तुम्हारे ड्रामे में भी एक अलग अंदाज होता है, अच्छा लगता है। तुम्हें मुझसे पिटकर मज़ा आता है? अगर इतने मुलायम मुलायम हाथों से कोई पिटे तो मज़ा क्यों नहीं आएगा? और फिर अपने प्यार से पिटने में अच्छा किसे नहीं लगेगा? वांग जी विंग की आंखों में देख रहा था और विंग वांग जी की आंखों में। उनका वो थोड़ा सा स्वीट सा इन्वायरमेंट बन चुका था, जहाँ पर विंग वांग जी से कहता है, लंजा, क्या तुम मुझे किस नहीं करोगे? अरे वाह, अब तो तुम डिमांड करने लगे हो। चलो छोड़ो, तुम्हें नहीं करना तो। अरे अरे, गुस्सा क्यों करते हो? मैं तो तुम्हें हर पल किस करना चाहता हूँ, हरदम अपने आप से तुम्हें मैं घुलना चाहता हूँ, तुम्हारे अंदर अपने आप को ढूंढना चाहता हूँ, बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। पता है क्यों? नहीं पता। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ बुद्धू। अब वो पता है। पता है। अच्छा ये बताओ, बाकी सब क्या चल रहा है? कैसी लगी ट्रिप? मज़ा आया? तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? कुछ अलग पूछो। क्यों, मज़ा नहीं आया जब मैं तुम्हारे साथ में घूम रहा था? और तुम्हें याद है हम लोग जब इंडिया गए थे तो हम लोग कैसे घूम रहे थे? हम लोग कैसे एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के हर जगह चल रहे थे और सब लोग हमें देख रहे थे। कैसा लगा वो सीन? अच्छा लगा ना? विंग कहता है, अच्छा था, अच्छा लगा मुझे। तुमने पब्लिकली मेरा हाथ भी पकड़ा और मेरे साथ चले। अरे यार, मैंने पब्लिकली तुमसे शादी की है तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है। मैं तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ पब्लिकली भी, पर गुस्सा इस बात का आता है कि बाकी लोग भी तुम्हें देखेंगे, इसलिए रुक जाता हूँ। विंग हंसते हुए बोलता है, तुम मजाक अच्छा करते हो। क्या करूँ विंग, तुम्हारी संगति में रह करके मजाक भी अच्छा करने लगा हूँ, बातें भी अच्छी बनाने लगा हूँ, और क्या करूँ, बहुत स्वीट तरीके से तुम्हें मनाना भी सीख गया हूँ। अगर तुम मेरी कंपनी में यूँ ही रहे ना तो मैं तुम्हें और बिगाड़ दूँगा। मैं बिगड़ने को तैयार हूँ, तुम कभी सुधर नहीं पाओगे। कमबख्त सुधरना कौन चाहता है? फिर मैं तुमसे डिमांड करूँगा। मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम डिमांड करो, तो तुमसे ऐसी डिमांड करूँगा तुम शर्म से पानी पानी हो जाओ। कर दो पानी पानी, मैं पानी पानी होने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी कौन सा वाला पानी, जो तुम्हारे अंदर से पानी रहता है वो, या फिर कोई और? लन जा। चलो चलो, मैं टीज़ करना बंद कर देता हूँ। वैसे कल रात का सीन तो भी याद है विंग, कैसे हम दोनों ने एक दूसरे के साथ में प्यार किया? मज़ा आया तुम्हें? विंग कहता है, तुम बहुत बेशरम हो। अरे विंग, अब मैं बेशर्मी की बातें तुमसे ना करूँ तो किससे करूँ? तुम ही से करूँगा ना, वाइफ तो तुम ही हो मेरे। तुम बहुत बेशरम हो गए हो। वैसे तुम्हारा ये रूप मुझे पहले नहीं पता था। जब पहली बार मैंने तुमसे मिला था उस दिन तो तुम मुझे भाव ही नहीं दे रहे थे, दूर दूर भाग रहे थे, बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। वांग जी कहता है, बात वो नहीं थी, मैं उस समय गहरी सोच में था।
मैं सोच रहा था अगर मैं तुम्हारे करीब गया तो ये गलत होगा, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में। और अगर मैं तुम्हारे पास जाता तो मुझे यकीन था कि तुम्हारे जैसा एक हाई स्पिरिट इंसान मेरे दिल को चुरा ही लेगा। और देखो, मुझे डर था कि तुम चुरा लोगे और तुमने चुरा लिया, और अपने पास चुरा कर इस तरीके से रख लिया है कि मुझे वो वापस मिल ही नहीं रहा। विंग कहता है, और देखो, मैं तुमसे दूर भाग रहा था और तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम्हारा दिल मुझ पर ना आए और मेरा दिल तुम पर देखो, सब गड़बड़ हो गई, सारा रायता फैल गया। फैल जाने दो विंग, अच्छा लग रहा है ये भी। अब तुम और मैं साथ हैं, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? एक बार सोच के देखो, अगर ये सब नहीं होता, हम लोग इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करते, तो आज क्या हम इतने सुंदर रिश्ते में हो पाते? विंग कहता है, बात बताओ विंग, तुम्हें क्या मुझसे कुछ पूछना नहीं है? वांग जी के दिल में हल्का सा डर अभी भी बैठा हुआ है कि विंग फिर एक बार वो सब ना सोचने लगे कि वांग जी उसे छोड़कर चला जाएगा। विंग कहता है, मैं क्या पूछूंगा? मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी है। विंग वांग जी को कस के पकड़ लेता है और कहता है, तुमने क्या पढ़ा उसमें? विंग घबरा गया था कि वांग जी पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा विंग के बारे में। विंग ने तो उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है वांग जी के बारे में, बहुत सारे लोगों के बारे में। वांग जी कहता है, यही कि तुम अपने दिल में कितना दर्द छुपाए हुए हो। तुम क्यों अपने शब्दों से कुछ बयान नहीं करते? क्यों अपना दिल खोल करके मेरे सामने नहीं रखते? मैंने तुम्हारी डायरी एक बार पढ़ी थी जब तुम मुझे छोड़कर उस शादी को छोड़कर चले गए थे, और फिर मैंने कुछ दिन पहले पढ़ी है। तुम क्यों ऐसा करते हो मेरे साथ? तुम्हें अगर बुरा लग रहा है कोई चीज़ तो बताओ ना। तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? विंग कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है विंग, तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं चला जाऊंगा, ऐसे ही कुछ है ना? विंग कहता है, लंचा, ऐसा कुछ नहीं है। बात वो नहीं है, बात यह है कि मैं खुद से डरता हूँ। कहीं तुम्हारा प्यार इतना ज़्यादा गहरा हो गया और मैं उसे झेल नहीं पाया तो ज़रूरत कुछ नहीं है, बस मेरे पास रहो, यही बहुत है मेरे लिए। तुम्हें कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई सौदा नहीं है विंग। जब मैं तुमसे कोई प्यार करूँ तो तुम भी उतना ही प्यार मुझे रिटर्न करो, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा मेरे साथ रहना ही मेरे लिए काफ़ी है। तुम्हारे और मेरे दोनों के हिस्से का प्यार मैं खुद से कर सकता हूँ, और तुम तो फिर भी मेरा साथ देते हो, यही ज़रूरी है बस, और कुछ नहीं। विंग वांग जी से कहता है, समझ गया। अच्छा, ये बताओ मुझे, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने मना किया था ना यहाँ आने के लिए। मेरी कंपनी में कदम मत रखना, वरना मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूँगा। वांग जी कहता है, अच्छा बाबा, मैं नहीं रखता तुम्हारी कंपनी में कदम, पर क्या करूँ, तुम आज एक बहुत ज़रूरी इंसान का बर्थडे भूल गए हो। विंग कहता है, मैं किसका बर्थडे भूल गया हूँ? अरे रे, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता विंग? तुम्हारी इस प्रेगनेंसी ने तुम्हें भुलक्कड़ बना दिया है। विंग कहता है, अब लन जा, तुम बताना हो तो बताओ, नहीं बताना तो मत बताओ, निकल जाओ यहाँ से। वांग जी कहता है, ठीक है मैं बताता हूँ, तुम्हारी दोस्त का बर्थडे है, तुम्हें उसे विश करने नहीं जाना। विंग कहता है, हाँ, मैं कैसे भूल गया लंजा, आज उसका बर्थडे है। ये तो गड़बड़ हो गई, मुझे जाना चाहिए ना। अरे रे, मैं भूल गया, सॉन्ग भी भूल गया ना। उसने तुम्हें बताया नहीं, वो मिलकर आ चुका है, तुम नहीं गए, बाकी सब लोग जा चुके हैं, बस मैं नहीं गया हूँ। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता था, एक बार उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, ताकि शो मैंने अनजाने में किया उसके लिए वो मुझे माफ़ कर सके। विंग कहता है, अरे कोई बात नहीं लंजा, तो वो बहुत अच्छी है, अच्छी थी, वो बहुत अच्छी है, तुम्हें यूं ही माफ़ कर देगी, तुम भी इतने अच्छे हो, तुम्हें वो बिल्कुल भी बुरा नहीं बोलेगी, बल्कि माफ़ कर देगी। वो बहुत अच्छी है, बिल्कुल आयु की तरह। आयु तुम्हारी तरह है विंग। नहीं लंजा, ये सच्चाई कभी नहीं बदल सकती कि आयु उसकी तरह है, मेरी तरह नहीं। काश कि वो मेरी तरह होता, कुछ तो होता, मेरी तरह दिखता, कुछ भी नहीं है उसके बस। विंग, तुम्हें याद है हम इंडिया गए थे तो हमें किसी ने वो कहानी सुनाई थी जहाँ पे लॉर्ड कृष्णा के बारे में, याद है ना? विंग कहता है, हाँ तो उसका क्या?
तुम्हें याद है ना, लॉर्ड कृष्णा की 2 मदर थीं, एक जिन्होंने उन्हें बर्थ दिया और दूसरी जिन्होंने उसे पाला। और तुम्हें याद है ना, कृष्णा किससे ज़्यादा मानते थे? वो तो दोनों को मानते थे ना। वांग जी कहता है, एग्जैक्टली, मैं भी वही कह रहा हूँ। क्या ये कहा जा सकता है कि उसकी एक मदर उसे ज़्यादा प्यार करती थी और दूसरी नहीं करती थी? वांग जी की बात पर विंग कहता है, क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं था। वो ग्रैनी ने हमें अच्छे से बताया था कि वो दोनों मदर्स अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। एक का नाम क्या था, क्या था, यशोदा, यशोदा माँ, और दूसरी भी, हाँ, वो भी करती थी। तो बराबर का था। वांग जी कहता है, वही मैं कह रहा हूँ विंग, बराबर का था और बराबर का ही है। तुम ज़्यादा मत सोचो। अरे चलो अब जल्दी से, तुम भूल गए हो, मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए आया हूँ, ऊपर से मैंने इतना पिट भी लिया। वांग जी अपने गाल को सहलाते हुए बोलता है। विंग वांग जी के गाल को और उसके फोरहेड को देखते हुए बोलता है, ज़्यादा लगा क्या? वांग जी कहता है, इतने नाजुक हाथों से नहीं लग सकती विंग, वो तो बस मैं यूं ही दिखा रहा था। चलो चलो अब जल्दी चलते हैं। विंग और वांग जी अब वहाँ से निकल जाते हैं। उनका रिश्ता काफ़ी हद तक और काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। अच्छा लग रहा है दोनों को। दोनों नीचे आ गए थे रिसेप्शन एरिया में, जहाँ वेटिंग एरिया भी है। वहाँ से विंग निकलता है तो देखता है कि वहाँ आयु बैठा हुआ है। आयु दौड़ कर आकर विंग को गले लगाता है, बोलता है, ये अब आ गए? अरे डैड, आप भी आ गए? वांग जी तुरंत कहता है, यस चैम्प, आई एम हियर, ऑलवेज हियर फॉर यू। तुम्हारे मम्मा को लाने में बहुत टाइम लगा, सो रहा था इसने तो मुझे पीट भी दिया आज। आयु कहता है, चलो अकेला मैं नहीं हूँ जो मम्मा के हाथ से पिटा है, आप भी पिट गए हो। ये चले अब? विंग कहता है, आयु, तुम जैसे लंजा को डैड बुलाते हो तो मुझे कुछ नहीं, रहने दो। आयु कहता है, मॉम। वांग जी जो बस विंग और आयु के बीच का वो बॉन्ड देख रहा था, और विंग जो आयु को देख रहा था, अच्छा लगा है उसे, बहुत अच्छा लगा है ये सुनकर। तुरंत ही विंग की आंखों में आंसू आ गए थे, उसके इमोशंस जो उसके काबू में नहीं है उसकी वजह से। विंग तुरंत आयु को गले लगा लेता है और कहता है, तुम तुम मुझे अब इसी नाम से बुलाना, हाँ, कुछ और नहीं कहना, मॉम ही कहना। आयु कहता है, पर आपको मैं मॉम कहूँगा तो फिर मैं ये कैसे कहूँगा? ये तुम अपने ये को ही कहना, मुझे नहीं, मुझे मॉम सुनना है, मैं मॉम हूँ तुम्हारा। विंग जो इतना खुश हो गया था कि वो बता नहीं सकता, बहुत खुश है वो लोग की फैमिली, मतलब तीनों का तिगाड़ा फैमिली, चल देते हैं अपने मंजिल की तरफ। वो तीनों सीधे निकल कर जाते हैं। वो भी वहाँ से काफ़ी दूर की एक सेमेटरी थी, जो कि बहुत ही शांत जगह पर बनाई गई है, शहर के बीचों बीच से बहुत दूर। उस सेमेटरी में वो लोग चले जाते हैं। वहाँ चलते हुए विंग के दिल की धड़कनें बहुत स्पीड से भाग रही थी, और उसके दिमाग में चल रहे थे वो सारे पल, वो सारी यादें, वो सारे लम्हे जो उसने इस इंसान के साथ जिए हैं। उसे सब कुछ याद आ रहा था। विंग चलकर उस जगह पहुंच गया था, उस ग्रेवयार्ड में, जो एक ग्रेव बनी हुई है, उसके पास जाता है, जहाँ पे एक सुंदर सी लड़की का फ़ोटो लगा हुआ है, जिस फोटो को विंग अपने हाथों से साफ़ करता है। ऑलरेडी वो ग्रेव पूरी तरीके से क्लीन थी, और उस पर बहुत सारे फ्लावर्स और बहुत सारा सामान रखा हुआ था, जो कि बाकी लोग मिल करके इसे देख कर गए हैं। विंग जो खुद उस लड़की के पसंद के लिली के फ्लावर्स लेकर आया था, वो ला करके विंग वहीं रख देता है, और उस ग्रेव के पास बैठकर बोलता है, हे, तुम अच्छी हो ना? देखो मैं तुमसे मिलने फिर एक बार आ गया, हर बार की तरह तुम्हें परेशान करने के लिए आया हूँ मैं। तुम्हारा बेटा हर बार की तरह ये भी आया है। देखो मैं अपने फुजन को भी लेकर आया हूँ। तुम खुश हो ना? तुम हमेशा से मेरी शादी होते हुए देखना चाहती थी, अभी देख लो हम दोनों साथ में हैं, और देखना हम आयु को साथ में बड़ा करेंगे। आयु कहता है, मैं बड़ा और लड़ी हो चुका हूँ, और कितना बड़ा करना बाकी है। विंग कहता है, चुप, शट अप, ज़्यादा बकवास नहीं करना, हाँ। मैं तुम्हारी मॉम से बात कर रहा हूँ, तो अपना मुंह बंद रखो, 2 बड़े लोगों के बीच में छोटे नहीं बोलते हैं। हाँ आई, आप खुश हैं ना? मुझे खुश देखकर बहुत खुश हो गए।
अच्छा लग रहा होगा ना? मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आयु भी बहुत खुश हो जाएगा। देखना, मैं इसके लिए एक ऐसा ओमेगा ढूंढूंगा जिससे बहुत प्यार करेगा। बेशक आप जैसा तो नहीं मिलेगा और ना मेरे जैसा कोई मिलेगा, क्योंकि हम दोनों का जैसा पीस तो सिर्फ एक ही था, वो है हम दोनों मास्टर पीस हुआ करते थे, है ना? तो हम दोनों के जैसा तो कोई नहीं मिलेगा, तो कोई अच्छा सा हमसे थोड़ा नीचा मैं देख दूंगा। 1-2% का अंतर लगेगा ना, चलेगा ना? विंग वहाँ पर काफ़ी देर तक बैठकर बातें करता है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग हंसते हुए बातें कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू हैं। वांग जी हंसते हुए विंग को देख रहा है, लेकिन उसकी आंखों में भी आंसू हैं। आयु जो खुद को सख्त बनाए हुए है, उसकी आंखों में आंसू नहीं है, लेकिन फेस पर हल्की सी स्माइल है। कुछ देर बाद विंग वहाँ से उठता है और बोलता है, आयु देखो, ये सारा सामान जो हम लाए हैं ना, तुम अपनी मॉम को दे देना। लंजा, कुछ देर बाहर चलते हैं, तुम बातें करके आना। विंग और वांग जी वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद में आयु बस एक बार देखता है उस रास्ते को जिससे वो दोनों अभी गए हैं। जैसे ही उन दोनों को ओझल होते हुए आयु देखता है, उसकी आंखों के वो आंसू जो वो थाम कर रखा था वो बहने लगते हैं। आयु तुरंत वहीं ग्रेप पर बैठ जाता है और रोते हुए बोलता है, अब कुछ तो होगी, क्यों कुछ नहीं होगे? मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ कि मेरे पास नई फैमिली है, पर आपको भी मेरे पास होना चाहिए था ना। आपने इतने जल्दी हार क्यों मान ली? आपको हार नहीं माननी चाहिए थी, लड़ना चाहिए था। अपने लिए ना सही, मेरे लिए लड़ना चाहिए था। मैं हमेशा आपसे एक ही शिकायत करता हूँ, आप लड़ते तो शायद कहानी कुछ अलग होती, कहानी एकदम अलग होती। आपने क्यों ये को एक मौका नहीं दिया? आप ये के साथ ही रह लेते ना, तो कितना अच्छा होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है मॉम कि मैं सोच रहा हूँ कि ये और डैड साथ ना होते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस मैं चाहता था कि आप भी मेरे पास होते, पर कोई बात नहीं, आप ज़िंदगी से हार गए, पर आपका बेटा जीत के दिखाएगा, लड़के दिखाएगा, आगे बढ़ के दिखाएगा। देखो आपके लिए क्या क्या लेके आए हम लोग। ऐसा बोलकर वो भी अपनी मॉम से काफ़ी देर तक बातें करता है। वहाँ काफ़ी देर तक, घंटों तक वो वहीं बैठा रहता है अपनी मॉम के पास में। ऐसा नहीं है आयु यहाँ पे साल में एक बार आता हो, वो यहाँ पे अक्सर आया करता है। जब भी उसका मन अशांत होता है, जब भी उसे बुरा लगता है, जब भी किसी से लड़ाई होती है, वो यहाँ आ जाता है। वहाँ से आयु कुछ देर बाद उठता है। उठ कर के वो अपनी मॉम के सामने 90 डिग्री झुककर वो करता है और कहता है, मैं जल्दी आपसे दोबारा मिलने आऊँगा, मेरा वेट करना, और हाँ, थोड़ा मुझे मिस भी क्या करो। भाई मॉम, अपना ख्याल रखना। आयु वहाँ से निकल के आता है और कुछ दूर आने के बाद में वो देखता है विंग जो कि बेंच पर बैठा हुआ है, और वांग जी जिसने विंग को थोड़ा होल्ड करके रखा है। जब वो पास से देखता है तो विंग तो वांग जी के शोल्डर पे सर रख के कब का सो चुका है। आयु आकर बोलता है, इन्हें क्या हुआ है, ये तो सो रहे हैं। आयु की बात पर वांग जी कहता है, सो गया, वो थक गया था बहुत, तुम्हें पता भी नहीं है इसने मुझे कितना डराया है। यहाँ ये दौड़ रहा था पूरे रास्ते में, मैं इसे पकड़ते पकड़ते थक गया। मैंने पढ़ा है बायोलॉजी में कि ऐसे मूड स्विंग्स होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, और वैसे भी ये तो 4 मंथ प्रेग्नेंट है, क्यों नहीं होगा, मूड स्विंग तो होंगे ही। वांग जी कहता है, हाँ बात तो सही है, मैंने इसके दोस्त को देखा था, मतलब न्यूसेन, वो बताता रहता है उसकी प्रेगनेंसी में उसने कितना तंग किया अपने हस्बैंड को। मुझे लगता है विंग उससे सब कुछ सीख रहा है, उससे ट्यूशन्स लेने जाता है, उससे लेक्चर्स लेता है, और फिर वो आकर की चीज़ें इम्प्लीमेंट करता है मेरे ऊपर। आयु कहता है, आप भी कुछ भी सोचते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मॉम बहुत अच्छे हैं। तुमने उसे मॉम कहा, अच्छा लगा मुझे। मैंने आपके लिए उन्हें मॉम नहीं कहा, मैंने मेरे लिए कहा है। बस मैं किसी टाइम के किसी एक जोन में अटक गया था, खुद को आज़ाद करने की पूरी कोशिश की, और अब मैं आज़ाद हो गया हूँ। जिस तरीके से मॉम ने अपने आप को उस फेस से आज़ाद कर लिया है, मैंने भी कर लिया है। वांग जी कहता है, डैड, क्या एक बार मैं फैंग काका से मिल सकता हूँ? वांग जी जिसके कांटे उठाते हैं पूरी बॉडी में ये सुनकर। वांग जी कहता है, नहीं, उससे मिलने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी उसके बारे में विंग को मत बताना। आयु कहता है, बताना तो पड़ेगा,
जो उनके साथ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। वांग जी कहता है, नहीं आयु, कुछ चीज़ें बताने के लिए नहीं होती हैं, छुपाने के लिए भी होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो अगर सामने कभी ना आए तो ही अच्छा है। अगर विंग को कभी पता ही ना चले उसके बारे में कुछ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, रहने देना, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, रहने दो। हाँ, आयु कहता है, आप डर किस चीज़ से रहे हैं? आप जानते हैं मॉम आपको प्यार करते हैं, आप मॉम से प्यार करते हो, तो फिर डर किस चीज़ का है? उन्होंने खुद सबके सामने कहा था कि उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है। याद है ना वो दिन जब वो भागते हुए आए थे आपके पास? फिर भी आप ऐसा बात कर रहे हो। वांग जी जो नहीं मान रहा था वो कहता है, नहीं नहीं, रहने दो, ज़रूरत नहीं है इसकी। क्या करना है उसे बताकर? वो जानकर भी क्या करेगा? अब तो मैं उसकी ज़िंदगी में हूँ, वो मेरी ज़िंदगी में है। फैंग का चैप्टर बहुत पहले क्लोज हो चुका है आयु, तो मैं अपनी मॉम को पेन नहीं देना चाहिए। कभी कभी पेन भी ज़रूरी होता है। अगर वो सच बाद में आपको पता चले, जो आपको झंझोड़ कर रख देगा, सच है कि आप पहले जान जाओ। जैसे कि मुझे बाद में सब सच पता चला और उसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया है। आपको पता है मैं टूटते टूटते बिखरते बिखरते बचा हूँ। मैं मॉम की वो हालत नहीं देखना चाहता। आप उन्हें जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी सच बता देना। अगर आपने नहीं बताया तो मैं बता दूंगा, और वो भी इस प्रेगनेंसी के एंड होने से पहले। इसके बाद मैं उम्मीद नहीं करता कि आप उन्हें बताएंगे भी। वांग जी कहता है, तो प्रेगनेंसी के बाद बताते हैं ना, अभी बताकर क्या करोगे? उनके पास फिर 2 चीज़ें और रहेंगी फोकस करने के लिए, है ना? उनके पास बच्चा रहेगा तो उनका दिमाग इस तरफ आएगा ही नहीं। आप सेल्फिश हो रहे हो, आपको सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए। तुम पागल हो रहे हो आयु, तुम बड़ों की बातों में मत आओ बीच में, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है और तुम्हें समझने की ज़रूरत भी नहीं है। हम लोग घर चल रहे हैं बस, और इससे ज़्यादा मैं कोई बात नहीं सुनूंगा, समझ आया तुम्हें? आयु कहता है, हाँ, जैसी आपकी मर्जी, आप मेरी बात मानेंगे तो नहीं, घर ही चलते हैं। वांग जी विंग को गोद में उठाता है, कार में बिठाता है और उसकी सीट बेल्ट लगा देता है। वांग जी ने विंग को पीछे की सीट पर बिठाया था जहाँ पर आयु भी था। आयु ने विंग के सर को अपनी गोद में रखा हुआ था और विंग तो अभी भी सोया हुआ था। ऐसा लगता है विंग तो ऐसी नींद सो रहा है जैसे कि वो उठना ही नहीं चाहता है, या कहो अब तो वो सीधे कल रात को उठेगा। इतनी गहरी नींद में है, 24 घंटे की नींद लेगा विंग। वांग जी उसे लेकर घर आता है। घर आ करके वांग जी विंग को गोद में उठा करके अंदर लेके आता है, जहाँ पे लांचरन उसी का इंतजार कर रहा था। उन्हें घर वापस आते आते काफ़ी रात हो चुकी है। लांचरन कहता है, ये सो क्यों रहा है? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? वांग जी कहता है, वो सो रहा है क्योंकि वो थक गया है। हम लोग ग्रेवयार्ड गए थे। हम ठीक है, अंदर आओ। और हाँ, ये जो तुम ये लेकर आए थे, ये सब कुछ मैंने लगा दिया है सामान, तुमने कहा था ना। एक्चुअली मैं इंडिया में वांग जी और विंग को कुछ चीज़ें मिली थी जो कि टोना टोटका था, पर वांग जी ने खरीद लिया। उसे पहले इन चीज़ों पर विश्वास नहीं था, लेकिन जब उसने इंडियन ग्रैनी के मुंह से सुना कि प्रेगनेंसी में ये चीज़ें रखनी चाहिए, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, वांग जी को सारी चीज़ों पर विश्वास हो गया और उस ग्रैनी की सारी बातें मान करके वो सारा सामान खरीद करके वांग जी ने पूरे घर में लगवा दिया है। वास्तु की चीज़ें सारी लगवा दी हैं और काफ़ी सारी अंधविश्वास की भी है, पर अभी वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है, इसलिए ऐसा वांग जी ने किया है। वांग जी विंग को लाकर उसके कमरे में लिटा देता है और वहाँ से एक पल के लिए भी नहीं हटता है, क्योंकि उसे ग्रैनी की वो बातें याद आ रही थी जो ग्रैनी ने कही थी, और इसी के चलते वांग जी वहीं बैठा रहता है विंग के पास। आयु आता है नॉक करते हुए, डैड आप नीचे चलेंगे भी, या फिर मैं और ये साथ में डिनर करके अपना सो जाएं? आप मॉम को नहीं उठाएंगे क्या मैं उठाऊं? वांग जी कहता है, तुम्हें दिखता नहीं है वो कितने प्यार से सो रहा है, उसकी नींद कैसे बर्बाद करूं मैं? मॉम मॉम, ऐसे विंग तुरंत उठ गया था। उसने कहा, क्या हुआ लंजा? मैं घर आ गया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? वांग जी कहता है, तुमने बर्बाद कर दी ना मेरी मेहनत, मैं क्यों उसे बिना जगह यहाँ लेकर आया था? फिर वो चैन की नींद सो रहा था। वांग जी की तरफ विंग घूर कर देखता है, बोलता है, आयु क्या हुआ? आयु कहता है, नीचे ये इंतज़ार कर रहे हैं, हम लोगों को डिनर करना है, तो आप चल रहे हो या फिर हम लोग डिनर कर ले? ऐसा ये ने कहा था डैड से कहने के लिए, तब मैंने कह दिया। विंग कहता है, इसे यहीं रहने दो, हम लोग डिनर करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत पेट दर्द भी हो रहा है मेरा। वांग जी कहता है, पहले क्यों नहीं कहा तुमने? मैं सो रहा था, कैसे बोलता? बेवकूफ़,
मैं तुमसे नहीं कहा था कि मैं सो जाऊँ तो मुझे जगा देना, इसलिए तो कहा था। हम लोग रास्ते में आते आते कुछ चटपटा सा खा के आते, पर तुम गधे हो, तुमने मुझे जगाया भी नहीं। वांग जी डांट खा चुका है, बहुत डांट खाता है वो विंग के मुंह से। विंग उठ करके सीधे आयो के साथ निकल जाता है। वांग जी विंग के पीछे पीछे आता है उसे मनाते हुए, पर विंग जो वांग जी को अपने से हाथ नहीं लगाने देता है, बोलता है दूर रहना, हाथ भी मत लगाओ। डैड, आपको पता है मैंने इस बेवकूफ़ से कहा था कि मुझे जगा दे, मैं सो जाऊँ तो, क्योंकि मुझे भूख लगेगी तो मैं कुछ खा लूँगा। ये महाशय मुझे सीधा उठा के घर ले आया। मैं मार्केट में कुछ खा के आता ना, रेस्टोरेंट से कितना यमी यमी फूड मिलता। मैंने भी यमी यमी बनाया है, देखो। विंग देखता है और बोलता है आपने बनाया अपने हाथों से? लांचरंट कहता है मैंने मेरे हाथों से मेरे बेटे के लिए खाना बनाया है, देखो खाओगे? विंग कहता है वाह, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, ये तो फिश है। मैं फिश खाऊंगा। विंग तो तुरंत जंप लगा के बैठ चुका था चेयर पे और वांग जो उसे पकड़ रहा था। विंग कहता है क्या? लांचरन कहता है क्या क्या, तुम ऐसे जंप मत किया करो विंग, तुम्हारी हालत बहुत नाजुक है। विंग कहता है ओह सॉरी, मैं भूल गया था। हाँ डैड, क्या मुझे आप अपने हाथों से खाना खिलाएंगे? लांचरन कहता है लांचरन अपने हाथों से विंग को फीड कराने लगता है। विंग के लिए ये चीज़ काफ़ी नॉर्मल हो चुकी है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी है। दूसरी तरफ आयु जो बस अपनी आई रोल करके बोलता है हाँ, मेरा मॉम प्रेग्नेंट नहीं है, वो 6 साल का बच्चा बन चुका है। विंग उसके सर पे हिट करते हुए बोलता है क्या कहा तुमने? ठीक से मुंह बंद करके खाना खाओ और अपने दिमाग ज़्यादा दौड़ाओ मत इधर उधर, सीधा सही सोचो, अपने काम से काम रखो, पढ़ाई पे ध्यान दो, मेरे ऊपर नहीं। आया बड़ा मुझे ज्ञान देने वाला। वांग जी कहता है हाँ तुम भी पिट गए, बोला था बीच में मत बोलना, आपकी गलती है, इतने ज़ोर से मारा है मुझे, अभी भी लग रहा है। वांग जी कहता है तुम इसी के लायक हो। आयु वांग जी को घूर कर देखता है और उन दोनों के बीच में वो घूरने वाला बैटल स्टार्ट हो जाता है। आयु वांग जी को घूर रहा था और वांग जी आयु को घूर रहा था। दूसरी तरफ विंग जो फूड खाते खाते इन दोनों को देख रहा था, तो वो दोनों से कहता है ओह हेलो, ये बाद में कर लेना, पहले खाना खाओ। इतने प्यार से डैड ने खाना कुक किया है और तुम लोग ये घूरने में लगे हो एक दूसरे को। खाना फिनिश करो और हाँ तुरंत खाओ, फिर दोनों सोने जाना। नहीं नहीं आयु तुम सोने जाना, डैड आप भी सोने चला जाना, अब आप खा लो है ना, मैं मेरे हाथ से खा लूँगा। और तुम लंजा ये सारे डिशेस को वॉश करने के बाद कमरे में आना, उससे पहले आए तो मैं तुम्हें लात मार के घर से बाहर निकाल दूँगा। घर से तो नहीं निकालूंगा, रात हो चुकी है, कमरे से निकाल दूँगा। वांग जी कहता है मैं डिशेस वॉश करूँ? ठीक है मैं कर दूँगा। वांग जी कोई बहस नहीं करना चाहता, वो बहस करेगा और फिर एक बार फंस जाएगा विंग की तिरछी बातों में, जो एकदम होता है ना इंडियन मिठाई की तरह, जलेबी की तरह सीधी, वैसी बातें होती हैं विंग की, जिसमें वांग जी बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाएगा। मतलब कैद हो जाएगा। वांग जी अब देखता है सबका फूड हो जाने के बाद में वो डिशेज वॉश करता है और सीधे अपने रूम में पहुंच जाता है। रूम में पहुंच करके वो रूम पर जा करके दरवाज़ा बंद भी नहीं कर पाया था, उससे पहले ही उसे दरवाजे पर किसी ने धक्का मार दिया था। वहीं पर चिपका करके विंग अपने दोनों हाथों के बीच वांग जी को लेकर बोलता है इतना टाइम क्यों लगा, तुम जल्दी क्यों नहीं आए? मैं डिशेज वॉश कर रहा था, तुमने कहा था, अब तुम मुझे जवाब भी दे रहे हो। तुम्हें तो इसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। एक तो अपने वाइफ को इतना इंतज़ार करवाते हो और ऊपर से उसे ऊपर लेट करके जवाब भी देते हो, इसलिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। वांग जी कहता है योर मैजेस्टी, मेरी क्या क्या पनिशमेंट है? तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि आज रात को तुम मुझे भरपूर प्यार करोगे, इतना 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 कि मेरी आंखों से आंसू आ जाने चाहिए और मेरी हालत भी नहीं रहनी चाहिए कि मैं कोई आवाज़ निकाल पाऊँ, इतनी ऐसी हालत करनी चाहिए तुम्हें। वांग जी कहता है और ये जो अंदर बैठा हुआ है ये मुझे गालियाँ नहीं देगा फिर, या फिर जो बैठी हुई है वो? विंग अपने स्टमक को पकड़ते हुए बोलता है वो कुछ नहीं करेंगे, तो तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें पता है खाना खाते हुए भी तुम मुझे कितने ज़्यादा हॉट लग रहे थे लंजा, तुम मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे मैं तुम्हें उसी वक्त खा जाऊँ। मैं क्या करूँ, मैं क्यों इतना हॉर्नी हो गया हूँ अब? वांग जी कहता है प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं, मैंने डॉक्टर से बात की थी, उन्होंने कहा था कि ये सब होगा, तुम चाहो तो हम इसके बारे में कुछ मेडिसिन। नहीं 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 नहीं, मेरा मेडिसिन तुम हो, मैं क्यों दूसरी मेडिसिन लूँ? वैसे लंजा तुम क्या सोचते हो कि हम कुछ आज नया करें क्या, अलग कुछ? वांग जी कहता है अलग? वांग जी को याद है पिछली बार जब विंग ने कहा था कि कुछ अलग करें तो उसका अलग का कुछ और ही मीनिंग था।
वांग जी कहता है नहीं नहीं, अलग नहीं, मैं कुछ अलग करता हूँ आज। विंग कहता है तुम्हारे पास भी कोई आइडिया है? वांग जी को पता था कि विंग के पास कोई उटपटांग आइडिया होगा। इससे पहले कि वो बोल पाता, वांग जी ने बोल दिया कि उसके पास भी आइडिया है। विंग कहता है, तो वांग जी बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, एक आइडिया है मेरे पास, हम वो करते हैं आज, हाँ तुम्हें अच्छा लगेगा। विंग कहता है, अच्छा ठीक है चलो। विंग जाकर बेड पे बैठ जाता है और वांग जी एक गहरी सांस छोड़ता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि अब वो कोई बहुत बड़ी बैटल लड़ने के लिए जा रहा हो। वांग जी विंग के पास पहुंच करके उसके हाथ को लेता है और उस पर किस करने लगता है। विंग कहता है, क्या कर रहे हो? कुछ नया? ये नया नहीं है, ये तो नॉर्मल है, और ये तो हद से ज़्यादा नॉर्मल है। कुछ वाइल्ड करो ना, ऐसा कुछ जिसमें मतलब मुझे मज़ा आ जाना चाहिए। तो मेरा एंग्री बनी अब ज़्यादा वाइल्ड होने की कोशिश कर रहा है। लंजा, मैं कुछ कह रहा हूँ उसका जवाब दो। तुम ये बनी एंग्री ये सब छोड़ो, कुछ ऐसा मैं कर रहा हूँ, कुछ ऐसा कि तुम्हारी आंखों से आंसू भी आ जाए और तुम्हारे गले से आवाज़ भी ना निकले। विंग की बात को वांग जी ने जैसे कि सीरियस ले लिया था। विंग कहता है, तुम ऐसा कुछ करोगे? ठीक है मैं रेडी हूँ, बोलो। बोलना नहीं है, सिर्फ तुम्हें महसूस करना है। जो मैं करने वाला हूँ उसे फील करना, ठीक है? विंग कहता है, ठीक है। इनकी स्टोरी को यहाँ से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज इनके आगे बहुत सारे रोमांटिक सीन्स हैं जो कि अभी के अभी 1 घंटे के एपिसोड में कंप्लीट नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 9 मिनट और कुछ सेकंड का एपिसोड और रह गया है। तो हम दूसरे कपल को देख लेते हैं जिनकी स्टोरी भी काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा उसमें चीज़ें खुल चुकी हैं, खिल चुकी हैं और मिल चुकी हैं। रात के समय हम लोग कहाँ जाते हैं? ऑब्वियसली बाहर जाते हैं। और हमारी कहानी में सबसे बड़ा शराबी कौन है? शुयांग। ऑब्वियसली वो हमें बार में मिलेगा। तो आज भी शुयांग बैठा हुआ था अपने बार में हमेशा की तरह, और वो इंतज़ार कर रहा था अपने स्पेशल वन का, जो कि उसे हमेशा की तरह हैंडल करने के लिए, थामने के लिए और उसे सही सलामत घर पहुंचाने के लिए वहाँ रहता ही है, हमेशा मौजूद रहता है। यही सोच के साथ में शुयांग वहाँ पर 2 ग्लास ऑफ वाइन फिनिश कर देता है। बॉटल नहीं, ग्लास। वो इसलिए क्योंकि उसे आज होश में रहना है, पूरी तरीके से होश में रहना है, और से सामने वाला जो इंसान है ना, इसे परेशान करना है। शुयांग ये कहता है अपने मन में और थोड़ी देर इंतज़ार करता है। फिर वो देख लेता है कि वो इंसान जिसका शुयांग वेट कर रहा था वो निकल चुका है यहाँ बार से। ये बार में वो क्या करने के लिए बार बार आता है ये शुयांग को नहीं पता है, पता लग जाएगा समय के साथ। शुयांग निकल जाता है बाहर की तरफ। जाते जाते वो गिरते पड़ते हुए चल रहा था। एक्टिंग उसकी बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे से ड्रामा कर लेता है। ऐसा लगता है रिश्तेदारी में ये तो विंग का ही भाई होगा। शुयांग सीधे चलते चलते उसी एक इंसान से टकराता है। वो इंसान कहता है, व्हाट द हेल, तुम फिर से? क्या मैंने तुम्हारा पिछले जन्म में कुछ खा लिया था, या फिर तुम्हारा कुछ रख लिया था, या तुम्हारा कोई उधार बाकी रह गया था मेरे ऊपर? जब देखो तब मेरे ऊपर ही गिर जाता है ये इंसान। वहाँ पर मिंग्याओ था। मिंग्याओ जो बहुत गुस्से में था। आज जो वो करने आया था शायद वो काम हुआ नहीं था, इसलिए उसका मूड पहले से खराब था। शुयांग जो कहता है, और ब्यूटी, तुम ब्यूटी हो ना? ब्यूटी उस दिन मुझे मिले थे, तुम मुझे हर दिन मिलते हो। तुम्हें मैं पसंद आ गया हूँ? मिंग्याओ तुरंत कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ सकते। क्या मुझे तुम्हें फिर से घर छोड़ना है? मुझे घर जाना है। प्लीज़ स्वीटहार्ट, मुझे घर छोड़ दो। मैं कैसे घर जाऊँगा? ऐसा बोलते हुए वो सीधे मिंग्याओ की तरफ बढ़कर उसके ऊपर गिर जाता है। मिंग्याओ गिरते गिरते बचा। उसने कहा, अरे तो दूर से रह के बात करो ना, इतना चिपकने की क्या ज़रूरत है? तुम बॉयफ्रेंड हो मेरे? क्यों नहीं चिपकूँ मैं? बॉयफ्रेंड हो मेरे? किसका बॉयफ्रेंड? तुम्हारा? बिल्कुल भी नहीं, इम्पॉसिबल। मैं किसी अल्फ़ा को ज़िंदगी में पसंद तो करूँगा, पर वो अल्फ़ा तुम तो बिल्कुल नहीं होगे। चलो मेरे साथ, मेरी कार आगे पार्क है, अभी पैदल चलो। मिंग्याओ शुयांग को खींचते हुए अपनी कार तक लेके आता है और कार में जाकर उसे धक्का दे देता है ज़ोर से, इतनी ज़ोर से कि बेचारे शुयांग का सर साइड में लग भी जाता है। लेकिन अभी बेचारा कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि कुछ कहेगा तो पता चल जाएगा मिंग्याओ को कि वो होश में है। मिंग्याओ कार में बैठते हुए ड्राइव करता है और बहुत सारी गालियाँ देने लगता है। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है ये मुझसे। जब भी मैं किसी काम के लिए आता हूँ ये वही धमक आता है।
पता नहीं इस बार से इसका कैसा रिश्ता है। अगली बार से ना मैं अपने काम के लिए दूसरा बार चुनूँगा, इसमें आऊँगा ही नहीं। मैंने अपने बार का एड्रेस 3 बार बदल दिया है और ये कमीना हर बार उस एड्रेस पे पहुँच जाता है। मेरी अच्छाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है यहाँ तो। मॉम, ये तो गलत बात है ना माँ। आपने कहा था सबकी मदद करो, पर इन जैसे लोगों की मदद करने के लिए भी कहा था क्या? एक बार एक्सप्लेन कर दो मुझे, ताकि मैं इसकी मदद करना बंद कर दूँ। मेरी अच्छाई का कुछ ज़्यादा ही बर्बादी हो रही है यहाँ। मिंग्याओ बहुत कुछ सुनाया जा रहा था और अपनी मॉम से वो आसमान में देखकर थोड़ी थोड़ी बातें कर रहा था, लेकिन वो उसका पूरा ध्यान रोड पर भी था, कार चलाने में। बेचारा पीछे बैठा हुआ इंसान के बारे में तो मिंग्याओ भूल ही गया था, क्योंकि वो इंसान के बारे में वो क्यों सोचे, वो तो ड्रंक है ना, उसे कुछ याद रहेगा भी नहीं वैसे भी, और जितना रहेगा उतना तो चलता है। लेकिन शुयांग तो पूरे होश में है, वो सब सुन रहा है और बढ़िया बैठ करके मज़े ले रहा है। वो तो बस सब सुनता जा रहा है। मिंग्याओ सीधे लेकर के शुयांग को पहुंच गया था उसके घर के बाहर, अपार्टमेंट में, जहाँ पर उसे सॉन्गलैंड मिलेगा। वहाँ जा करके सीधा खींच करके मिंग्याओ शुयांग को बाहर फेंकता है और वहाँ पे सॉन्गलैंड पहले से पानी की एक बाल्टी लेकर के इंतज़ार कर रहा था। जो शुयांग है वो बस देख रहा था कि क्या उसके साथ रात में ये सब होता है, उसे तो याद ही नहीं था ये भी होता है उसके साथ में। दूसरी तरफ जो मिंग्याओ था वो बोलता है, आज तुम रहने दो, मैं इसके ऊपर पानी डालता हूँ। वो सॉन्गलैंड के हाथ से बाल्टी लेकर के सीधे शुयांग के सर के ऊपर से डाल देता है। शुयांग इतने बुरे तरीके से कांप जाता है कि बच्चे कुछ नशा भी उसको उतर जाता है, जो हल्का फुल्का चढ़ा था। वो कहता है, इतनी ठंड में इतना ठंडा पानी कौन डालता है? तुम तो शैतान हो, एकदम शैतान। मुझे पूरा भिगो दिया। तो इतनी ठंड लग रही है, बिना स्वेटर का मैं इंसान और मेरे ऊपर इतना ठंडा पानी। मिंग्याओ देखता रहता है शुयांग को और कहता है, तुम हो ही इसी के लायक। एक मिनट, तुम तो होश में हो, है ना? सॉन्गलैंड की तरफ हैरानी में मिंग्याओ दिखता है। मिंग्याओ की तरफ हैरानी में सॉन्गलैंड दिखता है। सॉन्गलैंड कहता है, शुयांग तुम होश में हो? ये सब क्या है? जो होश में थे तो ये तुम्हें छोड़ने के लिए क्यों आए हैं? मिस्टर याओ, आई एम सो सॉरी फॉर हिम। आप फिर एक बार परेशान हुए। मिंग्याओ कहता है, क्या करूँ मैं, होता ही रहूँगा। ये आपका भाई है ना, पता नहीं मैंने क्या किया है इसका, क्या बिगाड़ा किया दिया मैंने इसका, पीछे ही पड़ गया है। अब देखना, मैंने मेरा एड्रेस 3 बार बदला है और तीनों बार ये मुझे हर जगह मिल गया है। लगातार 3 दिन से तो जो मुझे एक ही बार के बाहर मिल रहा है, और आज मैंने फिर अपना एड्रेस बदला तो इस बार के सामने भी आकर मुझे ये मिल गया। तुम क्या मेरे ऊपर स्पाई कर रहे हो? शुयांग तुरंत अपने आप को संभालता है, क्योंकि वो होश में आने का नाटक नहीं कर सकता। तो वो कहता है, क्या बोल रहे हो तुम? शुयांग नाटक करता है कि उसे उल्टी आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। मिंग्याओ तो तुरंत हट गया था कि इसकी उल्टी उसके ऊपर तो नहीं गिरनी चाहिए। इसलिए सॉन्गलैंड, जो कि बस देख रहा था अपने भाई की हरकतें, उसे कुछ चीज़ें तो समझ आ रही हैं। उसका भाई टेढ़ी खीर ज़रूर है, पर इतनी टेढ़ी खीर तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं समझ पा रहा था। उसे इतना समझ आ रहा है कि ये तो शुयांग है ना, उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है, मतलब सॉन्गलैंड को, ना कि मिंग्याओ को। मिंग्याओ जो शुयांग को पीट देता है, उसकी थप्पड़ मार देता है उसकी बैक पर, कहता है, अगली बार से मेरे पास मत आना। ये पहली बार था जब मिंग्याओ ने किसी को हिट किया हो। आज तक उसने कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया है, सिवाय गलत लोगों के। लेकिन इस बार उसने किसी ऐसे इंसान को मारा है जिसकी उसने मदद की है। तो ये उसके लिए नई चीज़ थी, पर वो इस बात को नोटिस किए बगैर अपनी कार में बैठता है और वहाँ से सीधा निकल जाता है। जब वो कुछ दूर आता है तो वो अपनी कार को रोकता है और अपने सर को अपने ही स्टेयर व्हील पर मार देता है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, धीरे से, और कहता है, डैम इट, क्या है ये इंसान, परेशान करके रखा हुआ है मुझे। अच्छी खासी मेरी लाइफ चल रही थी, बीच बीच में ये कहता नहीं कहाँ से टपक जाता है। आज मेरा काम भी नहीं हो पाया इसी की वजह से शायद। क्या चल क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में, सब कुछ खराब हो रखा है, सब बिगड़ा पड़ा हुआ है। कुछ भी सही नहीं है, कहीं का पागल कहीं का। हेलो एवरीवन, तो कैसा आज का एपिसोड? जो भी जैसा भी लगा हो कमेंट्स करना। आप लोग मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का फीडबैक दे सकते हैं, पर क्रिटिसिज्म बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो चीज़ मैं नहीं झेल पाऊंगी और मैं झेलना भी नहीं चाहती हूँ। सो प्लीज़ क्रिटिसाइज़ नहीं करना, लेकिन अपना फीडबैक देने का कष्ट जरूर करें। बहुत सारे कमेंट्स करना जिन्हें पढ़ करके मैं खुश हो जाऊँगी और अगली बार भी आपके लिए बहुत अच्छा सा एक एपिसोड लेकर आऊँगी। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।
मेरा इंतज़ार भी कीजिएगा।